दुनिया के अपोकलिप्स से पहले मैंने सबसे पहला काम क्या किया, अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स खर्च करके एक ऐसा अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल खरीद लिया जो पिछले 10 सालों से पूरी तरह अबैंडन पड़ा था। सब लोग मुझे क्रेजी कह रहे थे, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी एजेंट भी मेरी तरफ देखकर हंस रहा था, जैसे मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी हो। अंधेरे एंट्रेंस के सामने खड़ा कंस्ट्रक्शन टीम का लीडर खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, बॉस, इस जगह पर तो चूहे भी रहना पसंद नहीं करते, फिर आपने इसे क्यों खरीदा? मैंने बस हल्की सी स्माइल की और कुछ नहीं कहा, क्योंकि सिर्फ मुझे पता था कि आज से ठीक 60 डेज बाद दुनिया का अंत होने वाला है और उसके साथ शुरू होगी ऐसी स्नोफॉल जैसी इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी। ये कोई आम बर्फ नहीं होगी, इस बर्फ के अंदर एक अननोन वायरस छिपा होगा। अगर वो खुली स्किन, किसी वूंड या फिर नाक और मुंह के रास्ते इंसानी शरीर में चला गया तो कम से कम तेज फीवर और कॉमा होगा, और सबसे बुरी हालत में इंसान अपना दिमाग पूरी तरह खो देगा और एक ऐसा इन्फेक्टेड मॉन्स्टर बन जाएगा जो सिर्फ जिंदा लोगों का शिकार करना जानता होगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत होगी। भारी स्नोफॉल के बाद पूरी दुनिया का टेम्परेचर तेजी से गिरकर -30 से -50 डिग्रीज तक पहुंच जाएगा और आखिर में -80 डिग्रीज से भी नीचे स्थिर हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी, कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद हो जाएगा, शहर रुक जाएंगे और जो दुनिया कभी लोगों से भरी रहती थी वो कुछ ही दिनों में एक जिंदा हेल बन जाएगी। उस वक्त मनी सिर्फ बेकार कागज होगा, यहाँ तक कि गोल्ड की भी कोई कीमत नहीं बचेगी। लोगों को जिंदा रखेगा सिर्फ फूड, मेडिसिन, फ्यूल और हॉट वाटर। एक कप हॉट वाटर के बदले कोई अपनी गोल्ड रिंग देने को तैयार होगा। एक कंप्रेस्ड बिस्किट किसी बड़े बिजनेसमैन की सारी इज्जत छीन सकती थी, और कोल का एक बैग पूरी बिल्डिंग के लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना सकता था। और यही अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल जिससे आज हर कोई नफरत करता था, आने वाले समय में पूरे शहर की आखिरी सेफ शेल्टर बनने वाला था। अपने पिछले जन्म में मैं इस अपोकलिप्स के शुरू होने के करीब 6 महीने बाद मर गया था। उस समय मैंने अपनी मंगेतर लिन यूवे की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने अपने पास बचा आखिरी विंटर जैकेट उसे दे दिया, गरम सूप का आखिरी घूंट भी उसी को पिलाया, यहाँ तक कि उसके लिए फीवर मेडिसिन ढूंढने के लिए मैं बर्फीले तूफान में पूरे 3 किलोमीटर पैदल चला। लेकिन आखिर में उसी लिन यूवे ने अपने हाथों से मेरे सेफ हाउस का दरवाजा खोला और झो यान को वो सारी सप्लाईज बता दी जिन्हें मैंने पूरे 6 महीने तक छिपा कर रखा था। उस रात झो यान करीब 1 दर्जन सर्वाइवर्स को लेकर मेरे सेफ हाउस में घुस आया। उन्होंने मेरा कोल, मेरी मेडिसिन, मेरा फूड और मेरे जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद तक लूट ली। और लिन यूवे वो वही महंगे विंटर क्लोथ्स पहनकर खड़ी थी जिन्हें खरीदने के लिए मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। वो झो यान के पीछे खड़ी मुझे बिल्कुल ठंडी नजरों से देख रही थी। उसने शांत आवाज में कहा, लू चैन, मुझे दोष मत दो, सप्लाईज बहुत कम है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर उसने मुझे बाहर बर्फ में धक्का दे दिया। -80 डिग्रीज की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर हथौड़े की तरह लगी। मैं तुरंत नहीं मरा। मैंने दरवाजे के अंदर से कैंड फूड खुलने की आवाज सुनी और फिर झो यान की हंसी भी। इस तरह का ट्रैश आज तक जिंदा रहा, यही इसकी सबसे बड़ी लक है। लिन यूवे ने उसका एक शब्द भी नहीं काटा, वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराई। उसी पल मुझे समझ आया, अपोकलिप्स में सबसे ठंडी चीज बर्फ नहीं होती, सबसे ठंडी चीज होती है इंसान का दिल। लेकिन किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया। मैं फिर से उसी दिन लौट आया, दुनिया के खत्म होने से ठीक 60 डेज पहले। फोन उठाया तो लिन यूवे का मैसेज अभी भी स्क्रीन पर था। लू चैन, मेरी माँ कहती है कि शादी से पहले लड़की को सिक्योरिटी महसूस होनी चाहिए। पहले अपना घर मेरे नाम ट्रांसफर कर दो, वैसे भी जल्दी ही हम एक फैमिली बनने वाले हैं। क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी सिंसेरिटी नहीं है? मैंने पूरा मैसेज पढ़ा और बिना कोई जवाब दिए फोन मेज पर रख दिया। पिछले जन्म में मैंने सचमुच अपने माता पिता का छोड़ा हुआ घर उसके नाम कर दिया था, लेकिन अपोकलिप्स आने के बाद उसी घर को उसने झो यान की सुरक्षा के बदले सौंप दिया। और इस जन्म में वो फिर से मेरा घर चाहती थी। मैं हल्का सा हंसा, सीधे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उठाया और बैंक पहुंच गया। करीब 3 आवर्स बाद घर सफलतापूर्वक मॉर्गेज हो चुका था। उसके बाद मैंने अपने सारे स्टॉक्स, फंड्स और माता पिता की छोड़ी हुई कई शॉप्स बेच दी, यहाँ तक कि अपनी कार और सारी वैल्यूएबल कलेक्शंस भी कम कीमत पर बेच डाली। आखिरकार मेरे पास 80 मिलियन युआन से भी ज्यादा कैश इकट्ठा हो गया। आज ये रकम बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन 60 डेज बाद यही पैसा सिर्फ बेकार कागज बनने वाला था। फिर भी मैंने तुरंत सप्लाईज खरीदना शुरू नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था अगर उन्हें रखने के लिए सिक्योर वेयरहाउस ही नहीं होगा तो वो सारी मेहनत सिर्फ किसी और के लिए गिफ्ट बन जाएगी। इसलिए मैंने सबसे पहले शहर के बाहरी इलाके में बने उसी अबैंडन्ड अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल के मालिक से संपर्क किया। मैं पिछले जन्म में इसकी पूरी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स पहले ही चेक कर चुका था। ना कोई लोन डिस्प्यूट, ना कोई मॉर्गेज और ना ही कोई लीगल प्रॉब्लम। बस एक ही कमी थी, ये जगह शहर से बहुत दूर थी और लगभग 10 ईयर्स से खाली पड़ी थी। किसी की नज़र में ये सिर्फ एक बेकार प्रॉपर्टी थी, लेकिन
मैं जानता था यही जगह आने वाले अपोकलिप्स में पूरी दुनिया की सबसे कीमती फोर्ट्रेस बनने वाली थी। इस अंडरग्राउंड मॉल की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी लोकेशन नहीं थी। इसके अंदर 3 बेसमेंट लेवल्स, मोटी रीइंफोर्स्ड वॉल्स, पूरा वेंटिलेशन सिस्टम और अपना अलग वाटर वेल मौजूद था। सबसे जरूरी बात, ये जगह पहले एक ह्यूमन शेल्टर प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन की गई थी, इसलिए इसकी मैस स्ट्रक्चर, वेंटिलेशन डक्ट्स, ड्रेनेज सिस्टम और कई बैकअप पावर लाइंस आज भी सही हालत में मौजूद थीं। मुझे कोई नई बिल्डिंग नहीं बनानी थी, बस पुरानी फाउंडेशन को मजबूत करना था, उसे रीइंफोर्स, अपग्रेड और रिस्टोर करना था। थोड़े से मॉडिफिकेशंस के बाद ये जगह दुनिया का सबसे सुरक्षित अपोकलिप्स फोर्ट्रेस बनने वाली थी। जब मालिक को पता चला कि मैं सच में ये जगह खरीदना चाहता हूँ, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो बोला, यंग मैन, क्या तुम सच में ये जगह खरीदना चाहते हो? मैंने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ बिल्कुल। वो तुरंत बोला, जब ये मॉल बना था तब इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 50 मिलियन युआन से भी ज्यादा थी। अगर तुम सच में लेना चाहते हो तो सिर्फ 5.8 मिलियन युआन में पूरा प्रॉपर्टी ओनरशिप और अंडरग्राउंड पार्किंग भी तुम्हारा। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, डील। आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और आज ही पूरा पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो कुछ सेकंड्स तक मुझे देखता रहा, फिर जोर से अपनी जांग पर हाथ मारते हुए बोला, सौदा पक्का। उसके लिए ये अंडरग्राउंड मॉल पिछले 10 ईयर से सिर्फ एक बोझ था। हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी खर्चे उसके सिर पर लटकते रहते थे। अब जब कोई इसे खरीदने आया तो वो उसी दिन चाबियां मेरे हाथ में देना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता 60 डेज बाद अगर कोई मुझे पूरे शहर की सबसे महंगी बिल्डिंग भी दे देता तो भी मैं इस अंडरग्राउंड मॉल को कभी नहीं छोड़ता। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही मैंने तुरंत सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी से संपर्क किया। मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन थी, सिर्फ 60 डेज के अंदर इस पूरे शॉपिंग मॉल को एक असली डूम्सडे फोर्ट्रेस में बदलना होगा। मैंने पूरा लेआउट खुद तैयार किया। पहला बेसमेंट लेवल एनर्जी रूम और डिफेंसिव बफर जोन बनेगा। दूसरा बेसमेंट स्टोरेज एरिया, फ्रीजर वेयरहाउस और मेडिकल वेयरहाउस। तीसरा बेसमेंट पूरा लिविंग एरिया। मुख्य एंट्रेंस पर 3 अलॉय ब्लास्ट प्रूफ डोर्स लगाए जाएंगे। हर कॉरिडोर में आइसोलेशन गेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डोर्स होंगे। सारी बाहरी विंडोज हमेशा के लिए सील्ड कर दी जाएंगी। हर एयर वेंट में फिल्ट्रेशन सिस्टम और एंटी बैकफ्लो डिवाइस लगाया जाएगा और पूरे फोर्ट्रेस का एक भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचेगा। हर कोने में सीसीटीवी सर्वेलेंस होगी। मेरी पूरी प्लान सुनकर कंस्ट्रक्शन टीम लीडर का चेहरा देखने लायक था। वो हिचकिचाते हुए बोला, बॉस, आप शॉपिंग मॉल बना रहे हैं या कोई मिलिट्री शेल्टर? मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, बजट कम तो नहीं पड़ेगा? उसने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। जब तक मनी है हम सिर्फ शेल्टर नहीं, आपके लिए पूरा अंडरग्राउंड पैलेस भी बना देंगे। मैंने उसी वक्त 5 लाख युआन की एडवांस पेमेंट उसके अकाउंट में भेज दी। जैसे ही उसके फोन पर बैंक नोटिफिकेशन आई, उसके चेहरे का शक पूरी तरह कॉन्फिडेंस में बदल गया। वो मुस्कुराकर बोला, बॉस, 7 दिन के अंदर काम पूरा मिलेगा। अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस का काम शुरू होते ही मैंने अपनी असली तैयारी शुरू कर दी। फूड, वाटर, फ्यूल, मेडिसिन, हीटिंग, सर्वाइवल गियर, जो भी चीज इंसान को जिंदा रख सकती थी, मैंने बिना रुके खरीदना शुरू कर दिया। फ्यूल टनों के हिसाब से खरीदा, मेडिसिन पूरे कार्टन्स में, फूड सप्लाईज सीधे वेयरहाउस भरने लगे, सिक्योरिटी इक्विपमेंट, सर्विलेंस डिवाइसेस, गैस सिलेंडर्स, सब कुछ। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने जमा किया सॉल्ट, एंटीबायोटिक्स, फीवर मेडिसिन और डिसइंफेक्टेंट्स, क्योंकि मुझे पता था 60 डेज बाद एक छोटा सा सॉल्ट पैकेट भी लोगों को एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर कर देगा और एक डिब्बा एंटीबायोटिक्स दूसरी जिंदगी के बराबर होगा। फिर मैं एक बड़े सुपरमार्केट सप्लायर के पास पहुंचा। उन्होंने हाल ही में कैंसल्ड ऑर्डर्स की वजह से बहुत सारा फ्रोजन मीट वापस मंगवाया था। बीफ, लैम्ब, चॉप्स, चिकन लेग्स, फ्रोजन श्रिम्प, रेडी टू ईट मील्स, सब कुछ कोल्ड स्टोरेज में पड़ा जगह घेर रहा था। जैसे ही मैंने कहा मुझे ये सब चाहिए, वेयरहाउस मैनेजर की आंखें फैल गईं। वो बोला, लिटिल ब्रदर, क्या तुम्हें सच में ये पूरा स्टॉक चाहिए? मैंने बिना झिझक कहा, एवरीथिंग। वो हैरान होकर बोला, इतना सारा इन्वेंट्री रखोगे कहाँ? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, फ्रीजर वेयरहाउस तैयार है। उसे लगा वो बस अपना पुराना स्टॉक बेच रहा है, लेकिन मेरे लिए यही आने वाले कई सालों की लाइफ इंश्योरेंस थी, क्योंकि मुझे पता था जैसे ही अपोकलिप्स शुरू होगा पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, सुपरमार्केट्स खाली हो जाएंगे, लॉजिस्टिक सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। उस समय आधा किलो फ्रोजन मीट भी लोगों के बीच युद्ध शुरू कराने के लिए काफी होगा। उसी रात ठीक 8 PM पर लगातार 20 कोल्ड चेन ट्रक्स मेरे अंडरग्राउंड मॉल में दाखिल हुए। एक एक करके बीफ, लैम्ब, चिकन, फ्रोजन श्रिम्प और हजारों फ्रोजन फूड बॉक्सेस सभी सीधे फ्रीजर वेयरहाउस में रख दिए गए। ये सब देखकर पूरी कंस्ट्रक्शन टीम दंग रह गई। आखिर टीम लीडर खुद को रोक नहीं पाया। वो हंसते हुए बोला, बॉस, क्या आप कोई बहुत बड़ा सुपरमार्केट खोलने वाले हैं? मैंने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। उन्हें क्या पता था
कि सिर्फ 60 डेज बाद सारे सुपरमार्केट्स खंडहर बन चुके होंगे, हर कोल्ड स्टोरेज लोगों के लिए मौत का बैटलफील्ड बन जाएगा, और मेरे पैरों के नीचे बना ये अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस पूरे शहर की सबसे सुरक्षित जगह होगी। अगले कुछ दिनों में जो शॉपिंग मॉल कभी ठंडा, अंधेरा और नम हुआ करता था, वो पूरी तरह बदल चुका था। एनर्जी जोन, स्टोरेज एरिया, मेडिकल सेंटर और लिविंग क्वार्टर्स सब अलग अलग तैयार हो चुके थे। विशाल डीजल जनरेटर्स, बैटरी बैकअप सिस्टम्स और फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, सभी को अलग इंडिपेंडेंट पावर लाइन से जोड़ दिया गया। इसका मतलब साफ था, अगर पूरे शहर का पावर ग्रिड भी हमेशा के लिए बंद हो जाए तो भी इस अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में कभी अंधेरा नहीं होगा। एक पावर स्टेशन की तरह यहाँ लगातार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल सकती थी। तीसरी मंजिल के पूरे लिविंग एरिया को मैंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पूरी तरह रीडिज़ाइन करवाया था। बेडरूम, किचन, मेडिकल रूम, फिटनेस एरिया, मॉनिटरिंग रूम और प्लांटिंग रूम, सब कुछ तैयार था। वाटर सर्कुलेशन और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम बिना किसी दिक्कत के चल रहे थे। यहाँ तक कि एक छोटा सा ऑडियो विजुअल हॉल भी बनाया गया था। मेरा मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, मुझे आराम से सरवाइव भी करना था। पिछले जीवन में मैंने फफूंदी लगी, ब्रेड, जमे हुए गंदे पानी और लूटपाट के बाद बचा हुआ खाना खाकर दिन काटे थे। इस जीवन में मैं उन चीजों को दोबारा कभी छूना नहीं चाहता था। काउंटडाउन की आखिरी रात कंस्ट्रक्शन टीम ने आखिरी ब्लास्ट प्रूफ डोर भी इंस्टॉल कर दिया। टीम लीडर ने दरवाजे पर हाथ मारते हुए गर्व से कहा, बॉस लू, इस धूर की बिल्कुल टेंशन मत लेना। कोई आम इंसान तो छोड़िए, अगर कोई कार भी पूरी स्पीड से टक्कर मार दे तब भी ये नहीं टूटेगा। मैंने उस भारी अलॉय डोर को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो सही कह रहा था, लेकिन आज रात के बाद इस दरवाजे से टकराने वाली चीज कोई कार नहीं होने वाली थी। आखिरी पेमेंट करने के बाद पूरी कंस्ट्रक्शन टीम वहां से चली गई। उनके जाते ही सभी ब्लास्ट प्रूफ डोर्स एक एक करके धीरे धीरे बंद हो गए। सिर्फ एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और पूरा अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल हमेशा के लिए बाहरी दुनिया से अलग हो गया। मैं मॉनिटरिंग रूम में खड़ा दर्जनों स्क्रीन्स को देख रहा था। मैं एंट्रेंस, बैकअप एग्जिट, वेंटिलेशन गेट, अंडरग्राउंड पार्किंग और आसपास की हर सड़क मेरी निगरानी में थी। मैंने पहले ही स्ट्रीट लाइट्स, फेंके हुए बैंक नोट्स और बिलबोर्ड्स के पीछे हिडन कैमरास लगा दिए थे। इतना ही नहीं, मैंने आसपास की कई दुकानों के पुराने सीसीटीवी एक्सेस भी अपने पैसों से खरीद लिए थे। अब बाहर की हर मूवमेंट मेरी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रही थी। मेरा अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस पूरी तरह तैयार था। दूसरी मंजिल के स्टोरेज एरिया में लंबी लंबी शेल्फ्स पर हर सामान अपनी जगह पर रखा था। फूड, कैंड सप्लाईज, कंप्रेस्ड राशंस, मेडिसिन्स, टूल्स, प्रोटेक्टिव सूट्स और इमरजेंसी इक्विपमेंट, सब कुछ अलग अलग सेक्शंस में सील्ड रखा गया था। हर दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक और मैकेनिकल लॉक दोनों लगे थे। हर कॉरिडोर पूरी तरह कैमरा कवरेज में था। मैंने चेकलिस्ट उठाई और एक एक चीज़ वेरीफाई की। फूड, वाटर, मेडिसिन, फ्यूल, हीटिंग सिस्टम, प्यूरिफिकेशन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। उसी समय मेरा फ़ोन बजा। कॉलर आईडी पर नाम था लिन यूए। जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की, उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। लू चेन, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस भेजे, लेकिन तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। मेरी माँ कह रही हैं कि अगर घर नहीं होगा तो शादी भी नहीं होगी। फिर उसने गुस्से में कहा, और मैंने ज़ोयान से सुना है कि तुमने अपना घर भी मॉर्गेज कर दिया है। क्या तुम पागल हो? वही तो हमारा फ्यूचर वेडिंग हाउस था। मैंने शांत आवाज़ में जवाब दिया। लिन यूए, वो घर मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है, उसका तुमसे क्या लेना देना? मेरी बात सुनते ही उसकी आवाज़ और तेज़ हो गई। क्या तुम अब मुझसे हिसाब बराबर कर रहे हो? मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। जो आदमी मुझे एक घर तक नहीं दे सकता, वो प्यार की बातें कैसे कर सकता है? अगर ये मेरा पिछला जीवन होता तो शायद मैं तुरंत अपोलोजाइज करता, उसे मनाता, अपनी आखिरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसके पैरों में रख देता। लेकिन इस बार मुझे उसकी बातें सिर्फ हास्यास्पद लगीं। मैंने शांत स्वर में कहा, लिन यूए, तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए ना? मेरी आवाज़ सुनकर उसका लहजा थोड़ा नरम पड़ा। मैंने बिना रुके कहा, तो फिर कल से जोयान के पास चली जाओ, शायद वही तुम्हें ज्यादा सिक्योरिटी दे सके। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए पूरी साइलेंस छा गई। फिर वो चीख पड़ी, लू चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? बिलीव इट और नॉट, मैं अभी इसी वक्त एंगेजमेंट कैंसिल कर रही हूँ। मैंने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, और अपनी माँ से कहना कि एंगेजमेंट गिफ्ट भी वापस कर दें, और शादी की फोटोज पर जो आधे पैसे मैंने दिए थे वो लौटाना मत भूलना। इतना कहकर मैंने सीधा कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अगले ही पल उसके मैसेजेस लगातार पॉपअप होने लगे। लू चेन, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, अब माफी मांगने का भी कोई फायदा नहीं। बहुत लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ज़ाओयान तुमसे कहीं बेहतर है, बाद में पछताना मत। मैंने आखिरी मैसेज पढ़ा, फोन बंद किया और हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहा, पछतावा? 7 दिन बाद पछताने की बारी मेरी नहीं, तुम्हारी होगी। रात के ठीक 12 o'clock पर बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। मैं तुरंत मॉनिटरिंग स्क्रीन के सामने पहुंच गया। सड़क पर लोग अब भी हंस रहे थे। डिलीवरी राइडर्स अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स पर तेजी से गुजर रहे थे। कन्वीनियंस स्टोर्स की रोशनी चमक रही थी
और बारबेक्यू स्टॉल से धुआं उठ रहा था। पूरा शहर अब भी एक बिल्कुल सामान्य और शांत रात जी रहा था। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि काउंटडाउन खत्म हो चुका है। रात के 12:01 पर आसमान से पहली स्नोफ्लेक धीरे धीरे नीचे गिरी और सड़क किनारे खड़े एक नशे में धुत आदमी के हाथ पर आकर ठहर गई। वो आदमी हैरानी से बोला, ये क्या, इस मौसम में अचानक स्नोफॉल? मैंने तुरंत HD कैमरा पर जूम इन किया। अगले ही सेकंड उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई। उसकी स्किन पर अजीब काली लाइंस उभरने लगी। उसकी आंखों का फोकस खत्म हो गया और गले से एक भयानक ग्रोल निकलने लगी। फिर अचानक वो पागलों की तरह पास खड़े लोगों पर टूट पड़ा। उसी पल आसमान से बर्फ पहले से भी तेज गिरने लगी और कुछ ही सेकंड में पूरी सड़क कैओस में बदल गई। कुछ लोग पागलों की तरह अपने शरीर से स्नो झाड़ने लगे, कुछ बिना पीछे देखे भाग खड़े हुए, जबकि कुछ पास के कन्वीनियंस स्टोर्स में छिपने दौड़े। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि एंट्रेंस पहले से ही लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में पूरी सड़क पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सर्विलेंस कैमरास बुरी तरह हिल रहे थे और थोड़ी ही देर में स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ में बने गंदे फुटप्रिंट्स, खून के धब्बे और संघर्ष के निशान दिखाई दे रहे थे। उसी पल पूरा शहर आधिकारिक तौर पर अंधेरे में डूब गया और मैं अपने गर्म अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस के अंदर आराम से बैठा था। मेरे हाथ में ताज़ा बना हुआ बीफ नूडल्स का एक कटोरा था। गर्मा गर्म सूप, मुलायम बीफ और ऊपर से हरे प्याज की हल्की सी खुशबू। बाहर पूरी दुनिया तबाह हो रही थी, लेकिन यहाँ अंदर सब कुछ शांत था। मैं मॉनिटर स्क्रीन पर बिखरती हुई सड़कों को देख रहा था। अजीब बात यह थी कि मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी। मेरे दिल पर सिर्फ एक बोझ था जो आखिरकार सच बन चुका था। अपोकलिप्स ऑफिशियली स्टार्टेड। मैंने मॉनिटरिंग सिस्टम बंद नहीं किया क्योंकि मुझे पता था असली तबाही तो अभी शुरू हुई थी। पहले 10 मिनट्स तक ज्यादातर लोगों को लगा कि ये बस कोई अचानक आई नेचुरल डिजास्टर है या शायद कोई अस्थायी एक्सट्रीम वेदर। लेकिन लगभग 20 मिनट्स बाद पहले इन्फेक्टेड लोगों ने अपना पूरा होश खो दिया। उन्हें अब ना ठंड महसूस हो रही थी, ना दर्द और ना ही किसी तरह का डर। जहां भी उन्हें किसी जिंदा इंसान की आवाज सुनाई देती, वे उसी दिशा में पागलों की तरह दौड़ पड़ते। मॉनिटर पर शहर की सारी लाइट्स एक एक करके बुझती चली गईं। आखिर में सिर्फ तेज हवा, उड़ती हुई स्नो और दूर दूर से आती दर्दनाक चीखें ही बची थीं। हालांकि पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क अभी बंद नहीं हुआ था। कुछ बेस स्टेशंस अभी भी बैकअप पावर पर चल रहे थे, इसलिए कभी सिग्नल आता तो कभी गायब हो जाता। कोई नहीं जानता था कि ये कब तक चलेगा। इसी बीच हमारे बर्थडे ग्रुप चैट में लगातार मैसेजेस आने लगे। बाहर आखिर हो क्या रहा है? अचानक इतनी स्नोफॉल क्यों हुई? कोई आदमी पागल हो गया है? होटल का दरवाजा टूट गया? पुलिस को कॉल करो। लेकिन पुलिस कॉल्स अब किसी तक नहीं पहुंच रही थी। तभी एक नया मैसेज आया। भेजने वाला था जाओयान, लू चेन, क्या तुम्हें कुछ पता है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। वो बिल्कुल पहले जैसा ही था। खतरा आते ही उसकी पहली सोच खुद कुछ करना नहीं बल्कि किसी और को जिम्मेदार ठहराना होती थी। कुछ ही देर बाद लिन यूए की वॉइस कॉल आई। मैंने नहीं उठाई। उसने दोबारा कॉल की। मैंने फिर भी इग्नोर कर दिया। लगातार 5 मिस्ड कॉल्स के बाद उसका मैसेज आया, लू चैन तुम कहाँ हो? बाहर कुछ बहुत बुरा हो गया है, जल्दी आकर मुझे ले जाओ। मैं जिन्यू होटल में हूँ। बाहर बहुत सारे पागल लोग हैं। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। मेरे चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। सब कुछ पिछले जन्म जैसा ही था। उसकी बर्थडे पार्टी अब भी उसी होटल में चल रही थी, लेकिन इस बार मैं उसे बचाने नहीं जा रहा था। मैंने सिर्फ 2 शब्द भेजे, मैं व्यस्त हूँ। जैसे ही मैसेज गया तुरंत उसका जवाब आया, लू चैन तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। बाहर इतनी बड़ी मुसीबत है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है? क्या तुम सच में मर्द हो? इतनी बड़ी आपदा के बीच भी उसे पूरा यकीन था कि मैं उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। लेकिन इस बार मैं बदल चुका था। मैंने शांत होकर लिखा, शादी रद्द। अब तुम मेरी फियांसे नहीं हो। कुछ सेकंड्स तक सन्नाटा रहा। फिर एक साथ दर्जनों मैसेजेस आने लगे। लू चैन क्या तुम पागल हो? ये नाराज होने का समय है। बाहर बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जल्दी आओ। अगर तुम अभी आ गए तो मैं आज तुम्हारा रवैया माफ कर दूंगी। ये पढ़कर मैं लगभग हंस पड़ा। वो अभी भी सोच रही थी कि मुझे माफ करना उसके लिए कोई एहसान है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी जगह मैंने सर्वेलेंस सिस्टम का दूसरा कैमरा खोल दिया। ये कैमरा सीधे गोल्डन मून होटल के बाहर की सड़क दिखा रहा था। वीडियो थोड़ी हिल रही थी, लेकिन वहां मची अफरा तफरी साफ दिखाई दे रही थी। कई कार्स आपस में टकरा चुकी थीं। ग्लास डोर पूरी तरह टूट चुका था। लॉबी में लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। कोई बाहर निकलना चाहता था तो कोई अंदर छिपना। तभी दूसरी मंजिल के बैंक्वेट हॉल की खिड़की में मुझे लिन यूए दिखाई दी। उसने सफेद ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन उसका महंगा मेकअप आंसुओं में बहकर पूरे चेहरे पर फैल चुका था। वो अपना फोन पकड़े लगातार रो रही थी और बार बार बाहर मेरी तलाश कर रही थी। उसके बगल में झोयान दरवाजे को जोर लगाकर पकड़े खड़ा था और मेरे बाकी पुराने फ्रेंड्स जो पिछले जन्म में मेरी मौत देखते रहे थे आज खुद डर से कांप रहे थे।
जब मुझे सेफ हाउस से बाहर धक्का दिया गया था तब उनमें से किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा था, लेकिन अब उन्हें भी मौत की असली गंध महसूस होने लगी थी। मैंने बिना किसी भावना के ग्रुप चैट बंद कर दी। उसके बाद मैंने पूरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस का सिस्टम चेक शुरू किया। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल, हीटिंग नॉर्मल, एयर फिल्ट्रेशन नॉर्मल, वाटर प्यूरिफिकेशन नॉर्मल, एक्सटर्नल सर्वेलेंस नॉर्मल। तीनों ब्लास्ट प्रूफ डोर्स पूरी तरह लॉक थे। दूसरी मंजिल के एनर्जी रूम में रखा डीजल जनरेटर अपने आप चालू हो चुका था। उसकी धीमी गड़गड़ाहट ऐसी लग रही थी जैसे किसी विशाल दिल की लगातार धड़कन। अंदर का टेम्परेचर आरामदायक 24 डिग्री सेल्सियस था, जबकि बाहर -36 डिग्री सेल्सियस, और हर मिनट तापमान और गिरता जा रहा था। मुझे पता था आज दोपहर तक ये -80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाएगा। उस वक्त सिर्फ इंसान ही नहीं, व्हीकल्स भी पूरी तरह जम जाएंगे। कोई इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तब शुरू होगा भूख, ठंड और मौत का असली हेल। अगले दिन जब मेरी आंख खुली, सुबह के ठीक 9 AM बज रहे थे। मैंने तुरंत मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन किया और स्क्रीन देखते ही समझ गया कि बाहरी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पूरा शहर मोटी स्नो की चादर में दब चुका था। सभी सड़कें पूरी तरह ब्लॉक थीं। सड़क किनारे लगे बिलबोर्ड्स जमकर टूट चुके थे और हवा में लटकते हुए चरमरा रहे थे। पास का कन्वीनियंस स्टोर पूरी तरह उजड़ चुका था। कुछ इन्फेक्टेड लोग बर्फ के बीच धीरे धीरे चल रहे थे। जैसे ही उन्हें हल्की सी भी कोई आवाज सुनाई देती, वे तुरंत सिर उठाकर जिंदा इंसानों की दिशा खोजने लगते। मैंने स्क्रीन के कोने में दिख रहा टेम्परेचर देखा, -72 डिग्री सेल्सियस, और उसी पल समझ गया पिछले जन्म वाला दुःस्वप्न एक बार फिर पूरी ताकत के साथ लौट चुका था। जब मैं बाहर के टेम्परेचर को देख ही रहा था, तभी अचानक अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस का एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम बज उठा। कोई मुख्य एंट्रेंस तक पहुंच चुका था। मैंने तुरंत सर्वेलेंस फुटेज खोली। स्क्रीन पर 3 लोग दिखाई दिए। तीनों मोटी ब्लैंकेट्स में लिपटे हुए थे। चेहरे पूरी तरह स्कार्फ से ढके हुए थे। हाथ ठंड से बचाने के लिए आस्तीन के अंदर छिपे थे। सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं। वे तेज हवा और बर्फ से लड़ते हुए मुश्किल से एंट्रेंस तक पहुंचे। उनमें से एक को मैं पहचानता था। वांग है, पास की रेजिडेंशियल कम्युनिटी का प्रॉपर्टी मैनेजर। पिछली जिंदगी में उसने आसपास के बचे हुए लोगों को म्यूचुअल हेल्प के नाम पर इकट्ठा किया था, लेकिन असलियत में वो लोगों की सप्लाईज चुराता था। ऐसे लोग कई बार इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस वक्त वांग है लोहे के गेट पर जोर जोर से मुक्के मार रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मॉनिटर पर सब देखता रहा। कुछ देर बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उसका चेहरा बदल गया। वो चिल्लाया, मुझे पता है अंदर कोई है। कुछ दिन पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। जल्दी दरवाजा खोलो, ये स्पेशल सिचुएशन है, आप सबको रिसोर्सेज शेयर करने होंगे। उसकी बात सुनकर मैंने एक्सटर्नल स्पीकर सिस्टम ऑन कर दिया। हल्की सी इलेक्ट्रिक नॉइस के बाद मेरी आवाज बाहर गूंज उठी। वांग है। उसने तुरंत सिर उठाकर ऊपर लगे कैमरा की तरफ देखा। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया, वो चीख कर बोला, तुम वही बेवकूफ हो जिसने कुछ दिन पहले ये अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल खरीदा था। मैं शांत आवाज में बोला, तो अब भी तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? एक पल के लिए वांग है पूरी तरह चुप हो गया। उसके साथ आए दोनों लोगों ने एक बार कैमरा की तरफ देखा, फिर उस विशाल ब्लास्ट प्रूफ डोर की तरफ। उनकी आंखों का रंग ही बदल गया। उन्हें समझ आ चुका था कि इस जगह का पूरा रेनोवेशन हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में जो दर्जनों ट्रक्स यहाँ आए थे, उन्होंने सब कुछ अंदर पहुंचा दिया था। इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, फूड, फ्यूल, मेडिकल सप्लाईज, सब कुछ। वांग है ने तुरंत अपना लहजा बदल लिया। ब्रदर लू, हम सब पड़ोसी हैं, बाहर बहुत खतरा है, हमें अंदर आने दो, बस थोड़ा वार्म अप कर लेंगे, फिक्र मत करो, अब से हम सब मिलकर इस जगह की रक्षा करेंगे। फिर उसने नैतिकता का सहारा लिया। लू चैन, इतने सेल्फिश मत बनो, इतनी बड़ी जगह पर अकेले कब्जा करना ठीक है क्या? मैं बिल्कुल शांत था। मैंने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। यहाँ से 300 मीटर्स ईस्ट में एक कम्युनिटी हॉस्पिटल है। मोटी दीवारें हैं, कई दरवाजे हैं, कुछ समय के लिए हवा और ठंड से बच सकते हो। और 500 मीटर्स नॉर्थ में एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट भी है। वहाँ का एंट्रेंस यहाँ से कहीं आसान है। अभी निकल जाओ तो शायद बचने का एक मौका मिल जाए। अगर यहीं दरवाजा पीटते रहे तो सिर्फ इन्फेक्टेड को अपनी तरफ बुलाओगे। लेकिन वांग है ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसने कैमरा की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, झूठ मत बोलो, तुम बस हमें भगाना चाहते हो। जब ऑफिशियल रेस्क्यू टीम आएगी सबसे पहले मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैंने उसके पीछे उड़ती हुई स्नोस्टॉर्म को देखा। मेरी आवाज और भी ठंडी हो गई। तो पहले उस दिन तक जिंदा रहना। जैसे ही मैंने ये कहा, दूर से एक अजीब सी धीमी आवाज सुनाई दी। वांग है और उसके दोनों साथी एक साथ पीछे मुड़े। सर्विलेंस स्क्रीन पर सड़क के कोने से धीरे धीरे कई काली परछाइयां निकलती दिखाई दी। उनके पूरे शरीर पर बर्फ जमी हुई थी, आंखें पूरी तरह काली थीं। उन्हें देखते ही वांग है की आवाज कांपने लगी, लूचेन, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो प्लीज। लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने पहला ब्लास्ट प्रूफ डोर भी खोल दिया
तो उसके पीछे आने वाली चीजें पूरे फोर्ट्रेस को बर्बाद कर देंगी। बाहरी बफर जोन अभी तक किसी भी स्नोस्पोर इन्फेक्शन को पूरी तरह रोकने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने आखिरी बार सिर्फ इतना कहा, भागो पूर्व की तरफ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने स्पीकर सिस्टम बंद कर दिया। बाहर वैंग है पागलों की तरह दरवाजा पीटता रहा, लेकिन वो भारी ब्लास्ट प्रूफ डोर 1 इंच भी नहीं हिला। अगले ही पल कई काली परछाइयां बर्फ के बीच से छलांग लगाकर उसकी तरफ टूट पड़ी। सर्वेलेंस फुटेज जोर से हिलने लगी। मैंने स्क्रीन बंद कर दी, इसलिए नहीं कि मेरा दिल पिघल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं पहले से उसका अंजाम जानता था। अपोकलिप्स में सिर्फ जोर से चिल्लाने से कोई आपकी जान बचाने नहीं आता, और किसी को मॉरली फोर्स करके उससे अपनी जान की कीमत नहीं वसूली जा सकती। दोपहर के ठीक 12 PM बाहर का टेम्परेचर गिरकर -86 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। भारी स्नोफॉल अभी भी लगातार जारी थी। पूरा शहर मोटी बर्फ की कब्र में बदल चुका था। अब सड़कों पर मुश्किल से कोई जिंदा इंसान दिखाई देता था। सिर्फ इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स धीरे धीरे बर्फ के बीच भटक रहे थे। उनकी चाल पिछली रात से कहीं ज्यादा सख्त हो चुकी थी, लेकिन उनकी हियरिंग और भी तेज हो गई थी। अचानक दूर कहीं एक कार अलार्म बज उठा। सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर आसपास घूम रहे दर्जनों इन्फेक्टेड ने एक साथ अपना सिर घुमा लिया और उसी दिशा में दौड़ पड़े जहां से आवाज आई थी। ये देखकर मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, बिल्कुल मेरी यादों की तरह। स्नोस्पोर मुटेंट्स लगातार इवॉल्व हो रहे थे। पहले दिन वे सिर्फ तेज आवाजों की तरफ आकर्षित होते थे। तीसरे दिन वे हल्की सी आवाज और इंसानी शरीर की हीट सिग्नेचर भी पहचानने लगते थे। और सिर्फ 60 डेज बाद ऐसे मुटांट्स भी पैदा हो जाएंगे जो दीवारें चढ़ सकते थे और ब्लास्ट प्रूफ डोर्स तक तोड़ने की ताकत रखते थे। इसका मतलब साफ था, सिर्फ अगले 60 डेज के अंदर मेरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस को अपनी पहली असली परीक्षा का सामना करना होगा। दोपहर के ठीक 2 PM सर्विलेंस मॉनिटर पर अचानक एक नया ग्रुप दिखाई दिया। करीब 20 लोग, कुछ मैन, कुछ विमेन, कुछ के शरीर पर चोटें थीं, तो कुछ अपनी बची हुई सप्लाईज उठाए हुए थे। लगता था ये लोग पास की रेजिडेंशियल कम्युनिटी के अंडरग्राउंड पार्किंग गराज से निकलकर यहाँ तक पहुंचे थे। हर किसी ने कई कई परतों में डाउन जैकेट्स, ब्लैंकेट्स, प्लास्टिक रेनकोट्स और यहाँ तक कि कर्टन्स तक लपेट रखे थे। चेहरों पर मोटे स्कार्फ्स बंधे थे। आंखों को बचाने के लिए कटी हुई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स लगा रखी थीं, लेकिन उनकी आईब्रोज और आईलैशेस पूरी तरह बर्फ से जम चुकी थीं। सबसे डरावनी बात, उनमें से कई लोगों की गर्दन और हाथों पर अजीब से ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे। उन फटी हुई दरारों से धीरे धीरे खून भी रिस रहा था। मैंने एक नज़र में समझ लिया, स्नोस्पोर इन्फेक्शन शुरू हो चुका था। सबसे आगे अब भी वैंग है ही चल रहा था। वो अभी जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें सुबह से भी ज्यादा पागल लग रही थीं। उसके साथ कई जवान लड़के थे। किसी के हाथ में आयरन रॉड, किसी के हाथ में रेंच और किसी के पास फायर एक्स थी। ये लोग मदद मांगने नहीं आए थे, ये लोग मेरा ब्लास्ट प्रूफ डोर तोड़ने आए थे। मैंने शांत होकर एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट सिस्टम ऑन किया। मेरी आवाज बाहर गूंज उठी, यहाँ से चले जाओ। भीड़ एक पल के लिए रुक गई, फिर चारों तरफ से शोर उठने लगा। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? हमें सिर्फ अंदर आकर थोड़ा वार्म अप करना है। इतनी बड़ी जगह पर अकेले कब्जा करना सही है क्या? तुम्हें भगवान का भी डर नहीं है? तभी वैंग है ने मौका देखकर जोर से चिल्लाना शुरू किया, सब लोग सुनो, इसके पास फूड, हीटिंग और ढेर सारी सप्लाईज हैं, लेकिन ये हमें अंदर नहीं आने देगा। इतनी बड़ी आपदा में भी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। मानना पड़ेगा, लोगों को भड़काने में वो माहिर था। उसे पता था कि अकेले अंदर घुसना मुश्किल है, इसलिए उसने पूरी भीड़ को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता तो सबकी नजरों में मैं ही खलनायक बन जाता, लेकिन अब ये चाल मुझ पर काम नहीं करने वाली थी। मैंने शांत आवाज में कहा, पहली बात, ये अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, यहाँ आइसोलेशन प्रोटोकॉल अभी पूरा नहीं हुआ है। तीसरी बात, तुम लोगों में से कई के शरीर पर पहले ही ब्लैक इन्फेक्शन स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर तुम जबरदस्ती अंदर आए तो अंदर मौजूद हर इंसान संक्रमित हो जाएगा। और चौथी बात, जितना ज्यादा शोर करोगे उतनी जल्दी इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स यहाँ पहुंच जाएंगे। मैंने आखिरी बार रास्ता बताया। 300 मीटर्स ईस्ट एक कम्युनिटी हॉस्पिटल है, 500 मीटर्स नॉर्थ एक अंडरग्राउंड पार्किंग गराज। अगर अभी निकल जाओ तो शायद बचने का मौका मिल सकता है। ये मेरा आखिरी वार्निंग है। लेकिन वैंग है हंस पड़ा, सब लोग इसकी बात मत सुनो, ये बस हमें भगाना चाहता है। अंदर बहुत सारी सप्लाईज छिपी हुई हैं। अगर हम सब एक साथ दबाव बनाएंगे तो ये दरवाजा खोलने पे मजबूर हो जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही कई युवक अपनी आयरन रॉड्स और फायर एक्सेस लेकर आगे दौड़ पड़े। धड़ाम 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 भारी आयरन गेट पर लगातार वार होने लगे। धातु से टकराने की तेज आवाज
खाली सड़कों पर दूर दूर तक गूंजने लगी। मैंने आखिरी बार कहा, रुको, ये आवाज इन्फेक्टेड को यहाँ खींच लाएगी। लेकिन वैंग है ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। वो और जोर से चिल्लाया, सब लोग एक साथ मारो, ये हम सबसे डरता है, दरवाजा तोड़ दो। और फिर दर्जनों लोग एक साथ गेट पर हमला करने लगे। मैंने उन्हें समझाना बंद कर दिया। बस दूसरा सर्विलेंस कैमरा खोलकर सड़क के दोनों तरफ देखने लगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। दूर बर्फ में भटक रहे कुछ इन्फेक्टेड धीरे धीरे रुक गए। फिर उन्होंने एक साथ अपना सिर घुमा लिया। 1, 2, 5, 10। और फिर पेड़ों के पीछे बर्फ के ढेरों के बीच और भी कई काली परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे सब आवाज की दिशा में बढ़ रही थीं। पीछे से अब भी वांग है की आवाज गूंज रही थी, लू चेन, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो इन सब की मौत के जिम्मेदार तुम हो। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया और धीरे से कहा, उन्हें यहां मैं नहीं लाया, तुम लाए हो। अगले ही पल सड़क के मोड़ से पहला इन्फेक्टेड मॉन्स्टर बाहर निकला। भीड़ में किसी ने चीख मारी और पूरा दृश्य एक ही पल में कैओस में बदल गया। जो लोग अभी दरवाजा तोड़ रहे थे उन्होंने तुरंत अपने हथियार फेंके और जान बचाकर भागने लगे। कुछ लोग बर्फ में फिसलकर गिर पड़े, कुछ उठ भी नहीं पाए। तभी एक आदमी ने वांग है का हाथ पकड़ लिया। तुमने कहा था यहां सुरक्षित रहेंगे, भागने की मत सोचना। वांग है ने झटक कर खुद को छुड़ाया। मुझे छोड़ो, तुम लोग बेवकूफ हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बस इतना सुनते ही उसके आसपास खड़े लोगों के चेहरे बदल गए। लेकिन अब किसी के पास लड़ने का समय नहीं था। तेज हवा, उड़ती हुई स्नो और इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके पर टूट पड़े। मैं मॉनिटरिंग रूम में शांत बैठा रहा। न मैंने दरवाज़ा खोला, न ही अपनी जगह से हिला, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था अगर इस समय मेरा दिल पिघल गया तो अगली लाश मेरी होगी। कुछ मिनट्स बाद बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। भारी स्नोफॉल अब भी जारी थी। जमीन पर सिर्फ टूटी हुई आयरन रॉड्स, फटी हुई ब्लैंकेट्स और कुछ बिखरे हुए बूट्स पड़े थे। जो बच गए थे वे भाग चुके थे और वैंग है, उसका कोई निशान नहीं था। मुझे नहीं पता वो भाग निकला या हमेशा के लिए बर्फ में दफन हो गया। मैंने एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट बंद किया और सिक्योरिटी कैमरास को जूम इन करके पूरा ब्लास्ट प्रूफ एंट्रेंस चेक किया। सब कुछ सुरक्षित था। पहला हमला बिना किसी नुकसान के खत्म हो चुका था। उसी समय मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार लिन यूवे नहीं थी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, जाओ यान। उसका मैसेज छोटा था लेकिन उसमें छिपी धमकी साफ महसूस हो रही थी। लू चेन, मुझे पता चल गया है कि तुम उसी अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल में छिपे हो। बस इंतजार करो, हम बहुत जल्द वहां पहुंचने वाले हैं। मैंने स्क्रीन को कुछ पल तक चुपचाप देखा। लगता था मेरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस की खबर अब आखिरकार जो यान तक भी पहुंच चुकी थी। अब सिर्फ एक सवाल बचा था, ये खबर वांग है ने फैलाई थी या फिर लिन यूए ने? अब ये मायने नहीं रखता था कि जोयान को मेरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस का पता किसने बताया, चाहे वो वैंग है हो या लिन यूए। जो बात सच में मायने रखती थी वो ये थी कि आखिरकार उन्हें मेरी लोकेशन मिल चुकी थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। डूर मेरे हाथ में था, सप्लाईज मेरे पास थीं और जिंदगी और मौत का फैसला भी अब मैं ही करने वाला था। मैंने शांत होकर सिर्फ एक मैसेज टाइप किया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद मैंने सिटी मैप खोल लिया। जिन्यू होटल यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दूर था। बीच में एक पुराना अंडरग्राउंड पैसेज था। सामान्य दिनों में ये रास्ता 5 मिनट्स की ड्राइव में पूरा हो जाता, लेकिन अब इस 1 किलोमीटर के बीच तेज स्नो स्टॉर्म थी। हर तरफ इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स घूम रहे थे और कई लोग भूख और ठंड से अपना होश खो चुके थे। अगर वो लोग यहाँ तक जिंदा पहुंच भी गए तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। दोपहर के करीब 3:30 PM मेरे पेरीमीटर कैमराज ने आखिरकार कुछ धुंधली आकृतियां पकड़ लीं। तेज हवा और उड़ती हुई स्नो की वजह से वीडियो साफ नहीं आ रही थी। वे कभी किसी इंटरसेक्शन कैमरा में दिखाई देते और अगले ही पल बर्फ में गायब हो जाते। उनके बीच झौ यान था, लिन यूवे थी और हमारे कुछ पुराने फ्रेंड्स भी। वे मुश्किल से मेरे अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने होटल वेयरहाउस से उठाई हुई ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ्स और प्लास्टिक रेनकोट्स अपने शरीर पर लपेट रखी थीं। चेहरे स्कार्व्स और चादरों से ढके हुए थे। हाथ पैर प्लास्टिक शीट्स, टेप और गार्बेज बैग्स से बांधे गए थे। लेकिन हर बार जब वे अगले कैमरा में दिखाई देते उनकी संख्या पहले से कम होती जा रही थी। कुछ लोग चलने की ताकत खो चुके थे। उन्हें रास्ते में ही टूटी हुई दुकानों में छिपना पड़ा। कुछ पार्किंग गराज में रुक गए। मैंने उनकी तरफ एक पल के लिए भी सहानुभूति महसूस नहीं की। जब वे आखिरकार
मेरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस के सामने पहुंचे तो शुरू के दर्जन भर लोगों में से सिर्फ 7 सर्वाइवर्स बचे थे। लिन यूए इस समय जू यान का हाथ पकड़कर चल रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। वो लड़की जो पहले अपने मेकअप के बिना घर से बाहर नहीं निकलती थी, जिसके जूतों पर थोड़ा सा कीचड़ लग जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता था, आज खून से सनी हुई थी। उसके बाल पूरी तरह बिखर चुके थे, चेहरे से चिपके हुए थे। वो अब किसी अमीर लड़की जैसी नहीं बल्कि मौत से भागती हुई एक रेफ्यूजी लग रही थी। मैं मॉनिटरिंग रूम में बैठा बस चुपचाप देखता रहा। मेरे दिल में ज़रा भी दर्द नहीं था। पिछले जन्म में मैंने इसी लड़की के लिए बर्फीले तूफान में अपनी जान दांव पर लगा दी थी। दवा ढूंढी, खाना दिया और खुद भूखा रहा। लेकिन इस जन्म में वो खुद मुझसे दरवाज़ा खोलने की भीख मांगने आई थी। तभी उनके पीछे कई काली परछाइयाँ दिखाई देने लगीं, इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स। जो यान ने जैसे ही उन्हें देखा उसका चेहरा बदल गया। वो तुरंत चिल्लाया, जल्दी, अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल सामने है, बस अंदर पहुंच गए तो बच जाएंगे। लेकिन लिन यूए अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके होंठ ठंड से नीले पड़ गए थे। वो रोते हुए बोली, जोयान, मैं अब और नहीं चल सकती। जोयान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार साफ इरिटेशन दिखाई दी। वो झुंझलाकर बोला, अब भी नाटक कर रही हो? लिन यूए वहीं रुक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वही जोयान जो पहले हमेशा उसके सामने नर्म दिल और समझदार बनने का नाटक करता था, जो उसके लिए पानी लाता था, उसका बैग उठाता था और मेरे सामने खुद को सबसे अच्छा इंसान साबित करता था। लेकिन अपोकलिप्स शुरू होने के कुछ ही घंटों में उसका असली चेहरा सामने आ चुका था। तभी लिन यूए को पहली बार समझ आया, जिस आदमी को उसने चुना था वो कभी उसका सहारा था ही नहीं। करीब 30 मिनट्स बाद आखिरकार वे मेरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस के बाहर पहुंच गए। जो यान ने ऊपर लगे कैमरा की तरफ देखा और पूरी ताकत से आयरन गेट पीटना शुरू कर दिया। लू चेन, दरवाजा खोलो, हम पहुंच गए हैं। उसी समय लिन यूए ने भी सिर उठाया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लू चेन, मैं हूं, मुझे पता है तुम अंदर हो, प्लीज दरवाजा खोल दो। मैंने एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट ऑन किया। हल्की सी इलेक्ट्रिक बस के बाद मेरी आवाज बाहर सुनाई दी, तुम्हारी गलती क्या थी? ये सुनते ही लिन यूए जैसे टूट गई। वो जल्दी जल्दी बोलने लगी, मुझे तुम्हें घर मेरे नाम करवाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे झाओ यान के साथ नहीं जाना चाहिए था। लू चेन, बस एक बार मुझे अंदर आने दो, अब से मैं हर बात मानूंगी। ये सुनते ही झाओ यान का चेहरा काला पड़ गया। यूए, लेकिन लिन यूए ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सिर्फ कैमरा की तरफ देखती रही, लगातार रोती रही। अगर ये सब मैंने पिछले जन्म में देखा होता तो शायद उसी पल मेरा दिल पिघल जाता। लेकिन अब मुझे सिर्फ विडंबना महसूस हो रही थी। मैंने शांत स्वर में पूछा, लिन यूए, अगर मैं अभी ये दरवाजा खोल दूं, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि तुम जौ यान का साथ नहीं दोगी? क्या गारंटी है कि तुम लोग मुझे मेरी सप्लाईज देने के लिए मजबूर नहीं करोगे? क्या गारंटी है कि अंदर आने के बाद तुम लोग इस पूरे फोर्ट्रेस पर अपना हक नहीं जताओगे? मेरे सवाल खत्म होते ही लिन यूए का मुंह खुला रह गया, लेकिन उसके पास एक भी जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद जानती थी अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो सबसे पहला ख्याल मुझे धन्यवाद देने का नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि कैसे झू यान को अंदर लाया जाए, कैसे इस पूरे फोर्ट्रेस और सारी सप्लाईज पर कब्जा किया जाए। तभी झू यान ने बात संभालने की कोशिश की। वो व्यंग्य से हंसते हुए बोला, लू चेन, इस समय भी तुम लोगों के बीच फूट डाल रहे हो? बाहर हर तरफ इन्फेक्टेड घूम रहे हैं और तुम यहाँ छिपकर हमसे सवाल जवाब कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, जो यान, तुम्हें कभी सिर्फ जिंदा बचना नहीं था। जिस पल तुम्हें इस अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल का पता चला, उसी पल तुम्हारा असली निशाना ये फोर्ट्रेस नहीं, यहाँ जमा सारी सप्लाईज बन चुकी थी। झो यान की बात अब हेल्प मांगने की नहीं रही थी। उसकी असली मंजिल सिर्फ एक थी, किसी भी तरह अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस के अंदर घुसना और अंदर रखी सारी सप्लाईज पर कब्जा करना। मेरी बात सुनते ही झो यान का चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब उसने अपनी असली शक्ल छिपाने की भी कोशिश नहीं की। वो झुककर जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरा के प्रोटेक्टिव कवर पर दे मारता है। बैंग! जोरदार आवाज गूंजी, लेकिन मोटा बुलेट प्रूफ कवर सिर्फ थोड़ा सा हिला, उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। जौ यान दांत पीसते हुए चिल्लाया, लू चेन, इतना अक्कड़ मत दिखा। जब मैं अंदर आ जाऊंगा तो यहाँ की कोई भी चीज सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेगी। उसकी बातें सुनते ही लिन यूवे का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसे आखिरकार समझ आ गया, झू यान कभी मेरी मदद मांगने नहीं आया था। वो
मुझे मजबूर करके अंदर घुसना चाहता था और उसे इस काम के लिए सिर्फ एक बार्गेनिंग चिप की ज़रूरत थी। वो बार्गेनिंग चिप खुद लिन यूवे थी। वो घबरा कर पीछे हट गई और कांपती आवाज़ में बोली, झू यान, तुमने तो कहा था हम यहाँ लू चैन से मदद मांगने आए हैं। झू यान अचानक उसकी तरफ मुड़ा। अब उसके चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं बची थी। वो ठंडी हंसी हंस कर बोला, क्या तुम सच में सोचती थी कि वो सिर्फ रोने धोने से दरवाजा खोल देगा? अगर तुमने मुझे ये न बताया होता कि लू चैन हमेशा तुम्हारी बात मानता है, तो क्या मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें यहाँ लाता? तुम्हारी जरूरत सिर्फ इसलिए थी ताकि तुम उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर सको। एक बार दरवाजा खुल गया तो अंदर की सारी सप्लाईज हमारी हो जाती। ये सुनते ही लिन यूवे बिल्कुल जड़ हो गई। उसने हमेशा सोचा था कि ज़हू यान सच में उससे प्यार करता है, कम से कम मुसीबत के समय उसका साथ देगा। लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक मोहरा थी, एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल करके ज़हू यान इस किले का दरवाज़ा खुलवाना चाहता था। मैं मॉनिटरिंग रूम में बैठा धीरे धीरे मेज़ पर उंगलियां थपथपाता रहा। कई बार सच सामने लाने के लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ही एक दूसरे का असली चेहरा दिखा देते हैं। उसी समय दूर से धीमी धीमी गुर्राहट सुनाई दी। कई इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स उनके शोर की वजह से पहले ही इधर आने लगे थे। मैंने ब्रॉडकास्ट पर आखिरी बार कहा, तुम लोगों के पास सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं। ये सुनते ही झो यान का चेहरा बदल गया। वो फिर से दरवाजा पीटने लगा। लू चेन, दरवाजा खोल, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इतना सब होने के बाद भी वो अब भी झूठ बोल रहा था। उधर लिन यूवे के पैर पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। वो बर्फ पर गिर गई। खड़ी होना चाहती थी लेकिन उसके हाथ पैर ठंड से जम चुके थे। वो सिर्फ रो सकती थी और कैमरे की तरफ देखकर बार बार कह रही थी, लू चैन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सच में अपनी गलती मानती हूं। मैंने उसे देखा। मेरे अंदर न गुस्सा था न दया, सिर्फ सन्नाटा था। मैंने धीरे से कहा, लिन यूवे, मैंने तुम्हें पहले भी कई मौके दिए थे लेकिन हर बार तुमने किसी और को चुना। इस बार मैंने खुद को चुना है। ये सुनते ही वो पूरी तरह टूट गई। रोते हुए बोली, लू चैन, बस एक आखिरी मौका दे दो। लेकिन मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। दूर से आती हुई काली परछाइयां अब और करीब पहुंच चुकी थीं। अब झो यान सच में घबरा गया। अचानक उसकी नज़र लिन यूवे के हाथ में पकड़ी हुई इमरजेंसी किट पर पड़ी। वो वही इमरजेंसी पैक था जो मैंने कुछ देर पहले बाहर रख छोड़ा था। उसके अंदर कुछ कंप्रेस्ड बिस्किट्स, 2 पैकेट हीट पैक्स और पास के टेम्पररी शेल्टर का राउट मैप था। लिन यूवे उसे ऐसे पकड़े हुए थी जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन अगले ही पल झू यान दौड़ कर आया और ज़बरदस्ती वो इमरजेंसी किट उसके हाथ से छीन लिया। लिन यूवे स्तब्ध रह गई। झू यान, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। अब लिन यूवे को सब समझ आ गया। वो लड़खड़ाती हुई उसके पीछे भागी, उसके कपड़ों का कोना पकड़ लिया। झू यान, मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक झू यान पलटा। उसका चेहरा पूरी तरह पागल हो चुका था। वो जोर से चिल्लाया, दूर हटो। उसने पूरी ताकत से लिन यूवे को धक्का दे दिया। वो फिर से बर्फ में गिर पड़ी। इसके बाद उसने उसके हाथों से बचा हुआ सामान भी छीन लिया और बिना एक बार पीछे देखे सीधे सड़क के मोड़ की तरफ भाग गया। उसे सिर्फ कंप्रेस्ड बिस्किट्स चाहिए थे, हीट पैक्स चाहिए थे और वो शेल्टर मैप चाहिए था। उसके लिए लिन यूवे की कोई कीमत नहीं थी। बर्फ में पड़ी हुई लिन यूवे बस उसे दूर जाते हुए देखती रही। उसी पल उसे आखिरकार समझ आ गया, झू यान ने कभी उसे बचाना चाहा ही नहीं। वो सिर्फ खुद को बचाना चाहता था और वो उसके लिए सिर्फ एक इस्तेमाल होने वाला टूल थी। आखिर में उसे इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स ने नहीं हराया, उसे हराया उसके अपने लालच और विश्वासघात ने। मैंने आगे देखना बंद कर दिया, चुपचाप पूरी कैमरा फीड बंद कर दी। कुछ मिनट बाद बाहर सिर्फ तेज हवा की आवाज़ बची थी। झू यान की तरफ से कोई नया मैसेज नहीं आया। लिन यूवे का चैट विंडो भी हमेशा के लिए शांत हो चुका था। अगली सुबह मैंने फिर से सर्विलेंस सिस्टम चालू किया। दरवाजे के बाहर सिर्फ एक चीज़ बची थी, वो कोल्ड रेजिस्टेंट सूट जो कभी मैंने लिन यूवे के लिए खरीदा था, अब आधी बर्फ में दबा हुआ था। मैंने उसे कुछ देर तक देखा, फिर स्क्रीन बंद कर दी। उसी पल पिछले जन्म से मेरे दिल पर रखा नफरत का सबसे भारी पत्थर आखिरकार हट गया। अगली सुबह मैंने सड़क के मोड़ पर लगे बैकअप कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक की। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। झू यान ज़्यादा दूर तक भाग ही नहीं पाया। उसने इमरजेंसी किट तो छीन ली थी
और उसका इरादा राउट मैप के सहारे टेम्पररी शेल्टर तक पहुंचने का था। लेकिन उसे एक और डर सताने लगा। उसे डर था कि रास्ते में मिलने वाले दूसरे सर्वाइवर्स उसकी बची हुई सप्लाईज भी छीन लेंगे। उसके हाथों में इमरजेंसी किट इतनी कसकर पकड़ी हुई थी मानो कोई उसे रास्ते में छीन लेगा। मैंने जो सेफ राउट उसके लिए मार्क किया था उसने जानबूझकर उसे छोड़ दिया। उसे डर था कि दूसरे सर्वाइवर्स उसकी सप्लाईज लूट लेंगे, इसलिए वो एक संकरी साइड एले में मुड़ गया। लेकिन उसे क्या पता था कि वही गली सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स से भरी हुई थी। सर्विलेंस कैमरा पर मैंने देखा जो यान तेजी से उस गली में घुसा। कुछ कदम आगे कई काली परछाइयां धीरे धीरे बर्फ से उठती हुई दिखाई दी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो बिना एक पल गंवाए मुड़कर वापस भागा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तेज हवा, उड़ती हुई स्नो और सड़क किनारे खड़ी छोड़ी हुई कार्स के पीछे से एक एक करके और भी इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगे। दर्जनों इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स एक साथ उसकी तरफ झपट पड़े। कुछ ही सेकंड में जो यान पूरी तरह काली परछाइयों के नीचे गायब हो गया। तेज स्नोस्टॉर्म ने उसकी आखिरी छटपटाहट भी अपने अंदर छिपा ली। उस दिन के बाद जॉ यान फिर कभी दिखाई नहीं दिया। मैंने चुपचाप सर्विलेंस मॉनिटर बंद कर दिया। पूरा कंट्रोल रूम फिर से शांत हो गया। बाहर सिर्फ बर्फ थी, तेज हवा थी, इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स की धीमी गुर्राहट थी और एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह बिखर चुकी थी। लेकिन मेरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस के अंदर हीटिंग सिस्टम सामान्य चल रही थी। रोशनी पूरी तरह स्थिर थी। मैं रसोई में गया, अपने लिए गरम सूप का एक बड़ा कटोरा बनाया। पहला घूंट पीते ही उबलता हुआ सूप मेरे गले से उतरकर पूरे शरीर में गर्माहट फैला गया। उसी पल मुझे पहली बार महसूस हुआ मैं इस जन्म में सचमुच बच गया हूं। उस दिन के बाद किसी ने भी वांग है या लिन यूवे की तरह मुझे दरवाजा खोलने पर मजबूर करने की कोशिश नहीं की। वांग है हमेशा के लिए गायब हो गया। जॉ यान कभी वापस नहीं लौटा और लिन यूवे भी उस अंतहीन बर्फ में हमेशा के लिए खो गई। दुनिया धीरे धीरे एक लंबी खामोश मौत में बदल गई। मेरे फ़ोन पर अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आती थी, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। आखिरी ग्रुप चैट उसी दिन बंद हो गई थी। कुछ समय बाद पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। शुरुआत के 2-3 दिन मैं कभी कभी आदतन अपना फ़ोन खोल लेता था, लेकिन बाद में मैंने उसे एक ड्रॉअर में बंद कर दिया। अब ये दुनिया मोबाइल फ़ोन से जुड़ी हुई दुनिया नहीं रही थी। धीरे धीरे आधी दुनिया बर्फ़ के नीचे दब चुकी थी। लगभग 15 डेज तक आसमान हमेशा धुंधला ही रहा, दिन हो या रात। फ़र्क सिर्फ इतना था कि सर्विलेंस कैमरा की वीडियो थोड़ी ज़्यादा या कम ग्रे दिखाई देती थी। सड़कें मोटी बर्फ से ढक गई थीं। कार्स पूरी तरह दब चुकी थीं। इमारतों के नीचे बने एग्जिट्स बर्फ में गायब हो चुके थे और उन लोगों की आखिरी आवाज़ें भी जो समय रहते बाहर नहीं निकल पाए, हमेशा के लिए उस बर्फ के नीचे दब गईं। सबसे ठंडे समय में बाहर का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। ऐसी ठंड में कोई सामान्य इंसान कुछ मिनट से ज़्यादा बाहर जिंदा नहीं रह सकता था। करीब 2 हफ्तों बाद स्नोस्टॉर्म थोड़ा कम हुआ और तापमान धीरे धीरे -40 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर होने लगा। आम इंसानों के लिए ये अब भी मौत जैसी ठंड थी, लेकिन कम से कम अब छोटी दूरी तक निकलना संभव हो गया था। इन्हीं दिनों मैंने स्नोस्पोर इन्फेक्शन का असली नियम पूरी तरह समझ लिया। ये बर्फ सिर्फ छू लेने से इंसान को तुरंत संक्रमित नहीं करती थी। अगर बर्फ सिर्फ कपड़ों को छूकर निकल जाए तो खतरा कम था। असल खतरा तब शुरू होता था जब पिघली हुई स्नो वाटर किसी वूंड, मुंह, नाक या त्वचा पर लंबे समय तक लगी रहे। एक बार त्वचा पर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देने लगे तो समझो इन्फेक्शन शुरू हो चुका है। अपने पिछले जन्म के अनुभव से मैं पहले ही जानता था इस बीमारी की सबसे लंबी इंक्यूबेशन पीरियड करीब 72 आवर्स होती है।
इसलिए मैंने अपने अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस का पहला डेथ रूल बनाया था। कोई भी बाहरी इंसान पूरे 72 आवर्स क्वारंटाइन से पहले अंदर नहीं आएगा। मैंने कई बार सर्वाइवर्स को इमारतों से बाहर निकलते देखा। वे खुद को चादरों में लपेटते, जूतों पर प्लास्टिक बैग्स पहनते और साधारण टूल्स लेकर सड़क के उस पार मौजूद सुपरमार्केट तक खाना ढूंढने जाते। लेकिन उनके जाने के कुछ ही देर बाद बर्फ के अंदर धीरे धीरे काली शैडोज दिखाई देने लगती थीं। उन इन्फेक्टेड लोगों के आधे शरीर बर्फ के ढेर में छिपे रहते थे। वे बिल्कुल मोशनलेस दिखाई देते, जैसे पूरी तरह जम चुके हों। लेकिन